नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 5 दिसंबर और आज के द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट खबर है जो आपको आज पढ़नी चाहिए, हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, आज आप जीते हो तो कल हारोगे भी, परंतु उसके उपरांत फिर आपकी जीत होगी। और ये कोट है मिल्खा सिंह का। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, इंटरनेशनल IDEA काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में 2026 के लिए किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजीव कुमार, बी अरुण गोयल, सी ज्ञानेश कुमार या डी सुशील चंद्रा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ज्ञानेश कुमार। इसके एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, पीएम वेलकम्स पुतिन एट एयरपोर्ट इन वार्म गेस्चर हील्स इंडिया रशिया पार्टनरशिप। और ये आपका GS पेपर 2 IR और इसी के साथ साथ GS पेपर 3 इकोनॉमी और डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पालम एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया, यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत की यात्रा पर है। आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से ये पुतिन की पहली भारत राज्य की यात्रा है, जो कि वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नए सिरे से शांति प्रयासों के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। और इसी के साथ हैदराबाद हाउस में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रेस वक्तव्य जारी होगा और पुतिन राजधानी के भारत मंडपम में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसी के साथ रूसी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नई दिल्ली पहले ही पहुंच गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव के बीच बैठक हुई, जिसमें कि भारत ने स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। वहीं रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कई क्षेत्रों पर बात की, जिसमें कि अंतर बैंक सहयोग, ऋण सहयोग, भुगतान अवसंरचना विस्तार और भारत रूस निवेश संरक्षण समझौता पर बातचीत की गई, इस पर चर्चा की गई। और इसी के साथ रक्षा मंत्रालय ने द्विपक्षीय सहयोग को गहरे विश्वास और दीर्घकालिक सम्मान पर आधारित बताया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता भी दोहराई है। तो इस लिहाज से भी ये खबर इंपॉर्टेंट है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, पोस्टल डिपार्टमेंट कंसीडर्स UPI लाइक लेबल्स फॉर एड्रेस। तो ये जो आपका टॉपिक है वो GS पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। तो न्यूज़ के इसे हम समझ लेते हैं। तो डाक विभाग ने डाकघर अधिनियम 2023 में संशोधन करके उसका मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य एक इंटरऑपरेबल मानकीकृत उपयोगकर्ता केंद्रित डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बनाना है। जिसका उद्देश्य एक इंटरऑपरेबल मानकीकृत उपयोगकर्ता केंद्रित डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बनाना है और इसका नाम ध्रुव रखा गया है, जिसका कि पूरा नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। और इसके ही तहत मार्च में डिजिपिन तकनीक भी लॉन्च की जा चुकी है। अब इसमें जो पता है, जो एड्रेस है उसको एक लेबल जैसे name@entity से बदला जाएगा और ये जो लेबल है वो भौतिक पते का डिजिटल प्रॉक्सी होगा, बिल्कुल UPI ID की तरह। और इस पर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर पता साझा करना यानी एड्रेस साझा करना आसान होगा। अब उपयोगकर्ताओं के लिए ये सुविधा है कि बार बार एड्रेस के फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। उपयोगकर्ता कंपनी या प्लेटफॉर्म को एड्रेस के डिजिटल विवरण देखने की अनुमति दे सकेंगे और इसी के साथ अनुमति जो है, यानी कि जो परमिशन है वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी। समय पूरा होने पर इसे रीऑथराइजेशन जरूरी होगा इसके लिए। और इसी के साथ ई-कॉमर्स और गिग प्लेटफॉर्म्स को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी कि डिलीवरी और सेवा प्लेटफॉर्म पर बार बार एड्रेस दर्ज कराने से मुक्ति मिलेगी और लेबल देकर कंपनियों को तुरंत पूरा पता प्राप्त करने की भी अनुमति दी जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि निजी क्षेत्र अपनी इच्छा से इसमें शामिल होगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक बार डिजिपिन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो डिजिपिन प्रणाली भारत में स्थान यानी लोकेशन को पहचानने और बताने का एक आसान और सटीक तरीका है। इसे खास तौर पर उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां पर फिजिकल एड्रेस जैसे कि गली, नंबर या गांव का नाम सही से पता नहीं चलता या गुमराह करता है। डिजिपिन एक 10 अक्षर वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी से बनता है और हर डिजिपिन कोड एक लगभग 14 वर्ग मीटर के छोटे जमीन के टुकड़े के लिए खास होता है। इसे एक गणितीय फॉर्मूले के जरिए बनाया जाता है ताकि उसका कोड हर एक जगह के लिए अलग और सही हो। मतलब ये है कि भारत के पूरे भूभाग के लिए 288 बिलियन अलग अलग डिजिपिन कोड हो सकते हैं और इसे जो है वो ओपन सोर्स
किया गया है, जिसे कोई भी इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है। और सरल शब्दों में कहें तो डिजिपिन एक तरह का डिजिटल पता है जो हर छोटे छोटे इलाकों को बहुत सटीक ढंग से दर्शाता है, ताकि हर जगह आसानी से ढूंढी जा सके, खासकर ग्रामीण या कम पता वाले इलाकों में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है यूनियन गवर्नमेंट इवेट्स क्वेश्चन ऑन इन्फेंट माल न्यूट्रिशन डेथ, और ये आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, और इसी के साथ ये आपका जीएस पेपर 3 हेल्थ से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण के कारण जो भी शिशु मृत्यु हुई उसकी संख्या के बारे में पूछे गए सवालों को टाल दिया है। यानी कि संसद में प्रश्न पूछा गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में कुपोषण से कितनी शिशु मृत्यु हुई, और इसके जवाब को टाल दिया गया। वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताया है, जिसमें कि बौनेपन, दुर्बलता और कम वजन वाले बच्चों पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की सार्वजनिक रूप से आंकड़े भी उपलब्ध कराए गए, और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को न्यूनतम करने के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इससे कुपोषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। और इसी के साथ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण को हवाला देते हुए तर्क दिया कि 1990 से 91 के बाद से सभी बच्चों के लिए कुपोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। हालांकि सरकार के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 13.7 करोड़ से अधिक है। हालांकि इनमें से केवल 6.6 करोड़ बच्चे ही आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं और सरकार के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 6.44 करोड़ बच्चों की कुपोषण जांच की गई, और इनमें से 52% बच्चे बौने, कमजोर या कम वजन वाले पाए गए, और ये अक्टूबर 2025 तक का डेटा है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हर 2 में से 1 बच्चा कुपोषण की किसी न किसी श्रेणी में है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कहा है कि उपरोक्त NHFS डेटा और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार भी देखने को मिला है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है MP CM रिलीज 3 चीताज इनटू द कूनू नेशनल पार्क, और ये जो आपका टॉपिक है वो आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट से भी संबंधित है। तो खबर क्या है इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 चीतों को उनके बाड़ों से जंगल में छोड़ा गया है, जिसमें कि चीता वीरा और उसके 2 10 महीने के शावक को यहाँ पर छोड़ा गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद यहाँ पर पर्यटन 5 गुना बढ़ गया है। जिस तरह से उनका चीता का परिवार बढ़ा है, उससे आने वाले समय में इस क्षेत्र के विस्थापित लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है वो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे तेज भूमि प्राणी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक बार समझ लेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात कर लेते थे। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला के निकट बसा हुआ है। मूल रूप से 1981 में कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ था, और इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। और इस पार्क का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। एशियाई शेर पुनरुत्पादन परियोजना के तहत एशियाई शेरों के पुनर्वास स्थल के रूप में इसकी भूमिका है। और ये जो पूरा उद्यान है इसका क्षेत्रफल 750 वर्ग किलोमीटर है, और ये जो उद्यान है इसका नाम घुमावदार कूनो नदी, जो कि चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है, इससे लिया गया है। और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और ये जो पार्क है इसको 2 भागों में विभाजित करती है। हालांकि पार्क का जो भूभाग है वो पठार, घाटी और मौसमी नदियों से युक्त है, जो विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं। अगर वही वनस्पति की बात करें तो इस पार्क में कई तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सवाना, घास के मैदान और नदी के किनारे के वन भी शामिल है। और यहाँ पर 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। और साथ ही साथ अगर जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जंगली बिल्ली, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया पाए जाते हैं। और अब इसी के साथ हम देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। और इस प्रोग्राम की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।